बाजार में 16 मई को लगातार 2 दिनों की बढ़त थमती दिखी। 16 मई को निफ्टी 18,300 के नीचे फिसल गया। ऑटो, फार्मा और बैंकिंग शेयरों में आई बिकवाली ने बाजार का मूड खराब कर दिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 413.24 अंक टूटकर 61,932.47 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 112.30 अंक की गिरावट के साथ 18,286.50 पर बंद हुआ। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार की शुरुआत सपाट नोट पर हुई और कुछ घंटों के लिए बाजार दायरे में घूमता रहा। फिर दोपहर के सत्र में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जिसके चलते बाजार दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। HDFC, टाटा मोटर्स, M&M, HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल आज निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे, जबकि BPCL, ONGC, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस और NTPC निफ्टी के टॉप गेनर रहे। कारोबार में लगभग 1790 शेयरों में बढ़त देखने को मिली, वहीं 1627 शेयरों में गिरावट रही, जबकि 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बता दें कि BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 मई को 278.11 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है, जो कि इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 15 मई को 278.70 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 16 मई को करीब 59,000 करोड़ रुपए घटा है। 17 मई को कैसी रहेगी बाजार की चाल, इस पर कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि बाजार आज लंबी अवधि के बाद सुस्ताने के मूड में नजर आया। ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स 62,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। FIIs की तरफ से हो रही अच्छी खरीद और अच्छे घरेलू मैक्रो आंकड़ों के दम पर पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन ब्याज दरों पर ग्लोबल स्तर पर बनी अनिश्चितता और मांग में सुस्ती निवेशकों को नियमित अंतराल पर मुनाफा बुक करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तकनीकी रूप से देखें तो डेली चार्ट पर एक रिवर्सल फॉर्मेशन और बियरिश कैंडल इस बात के संकेत देते हैं कि निकट भविष्य में मुनाफा वसूली जारी रहने की संभावना है और निफ्टी को 18,400 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इससे नीचे इंडेक्स 18,200 के स्तर को फिर से टेस्ट कर सकता है। ये गिरावट 18,150 तक बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर निफ्टी 18,400 के रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाता है तो फिर ये तेजी 18,450 से 18,475 तक बढ़ती दिख सकती है। वहीं मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि 26 मई को US फेड चेयरपर्सन जेरोम पॉवेल द्वारा दिए जाने वाले एक अहम भाषण से पहले बेंचमार्क इंडेक्स 16 मई को नर्वस नजर आए। बड़ी बात यह है कि धुंधली ग्लोबल आउटलुक के चलते भारतीय बाजारों की लगातार 2 दिनों से चल रही रैली पर लगाम लग गई। ID इंडेक्स को छोड़कर आज सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे। सतर्क निवेशकों ने मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दी। 16 मई की मुनाफा वसूली से संकेत मिलता है कि अब निफ्टी के लिए 18,211 पर बड़ा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर निफ्टी में जोरदार ब्रेकवाली आ सकती है और ये 17,383 के स्तर तक फिसल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मिड कैप शेयरों का आज बाजार में जलवा है। मिड कैप इंडेक्स 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है, जबकि एक महीने में ये करीब 7% उछला है। सेंसेक्स, निफ्टी भी रिकवरी की कोशिश में नजर आ रहे हैं। हालांकि HDFC ट्विंस के डिविडेंड एडजस्टमेंट की वजह से बैंक निफ्टी पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। दरों में पॉज की उम्मीद में रियल्टी शेयरों में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 2 दिनों में रियल्टी इंडेक्स 5% चढ़ा है। गोदरेज, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, DLF 2% तक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किन स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल टीवी। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशगाबा.com की प्रकाश गाबा की पसंद के बारे में। तो इन्होंने चुना है HAL को। प्रकाश गाबा की HAL में खरीदारी की सलाह है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 2,990 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3,100 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल की पसंद है गेल इंडिया। गेल इंडिया में मानस जायसवाल ने खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 115 से 120 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं राजेशसतपुते.com के राजेश सतपुते ने बाटा इंडिया के शेयरों को चुना है। बाटा इंडिया में राजेश सतपुते की खरीदारी की सलाह है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 1520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1600 से 1610 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। अब बात करें अगर आशीष बहिती की पसंद की, तो इन्होंने चुना है LTI माइंडट्री के शेयरों को। उन्होंने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 4,650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 4,790 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है।
वहीं अरिहंत कैपिटल की कविता जैन की पसंद है कैनरा बैंक। कविता जैन ने कैनरा बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 297 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 311 से 315 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। बात करें अगर राजेश पालविया की पसंद के बारे में, तो राजेश पालविया ने चुना है PFC को। उन्होंने इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 168 से 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 178 से 182 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। कंपनियां मार्च तिमाही के नतीजे पेश कर रही हैं और उसके आधार पर ब्रोकरेज भी शेयरों की हिस्सेदारी बढ़ाने या घटाने का सुझाव दे रही हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने ऐसे 3 शेयरों को बेचने या अपनी हिस्सेदारी घटाने की सलाह दी है। इसमें से एक शेयर तो टाटा ग्रुप का है। इसमें से एक रिलैक्सो सुपर मार्ट्स आज कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में भी 0.35% उछलकर 879 रुपए पर है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स 1.84% फिसलकर 521.05 रुपए और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर 1.30% टूटकर 3479.15 रुपए पर बंद हुए हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक ये शेयर मौजूदा लेवल से करीब 18% तक टूट सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स डी-मार्ट की हाइपरमार्ट चेन चलाने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स का रेवेन्यू 20.1% बढ़ गया, लेकिन सेल्स डेंसिटी अभी भी कोरोना से पहले के स्तर के नीचे है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 31.1 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पर रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये 35.6 रुपए पर था। शौक वाली चीजों की कम खरीदारी के चलते इसका मुनाफा प्रभावित हुआ और यूनिट इकोनॉमिक्स सुस्त हुआ। वहीं ग्रॉस मार्जिन पर दबाव बना रहा। ऐसे में ब्रोकरेज ने 3070 रुपए के टारगेट प्राइस पर इसे फिर से सेल रेटिंग दी है, जो BSE पर 16 मई के बंद भाव 3479.15 रुपए से 12% डाउनसाइड है। टाटा मोटर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पर टाटा मोटर्स का शुद्ध मुनाफा अनुमान से भी ऊपर 5300 करोड़ रुपए पर रहा। JLR का हायर कैपिटलाइजेशन और स्टैंड अलोन एंटिटी के रूप में 1600 करोड़ रुपए के टैक्स राइट बैक के चलते इसका मुनाफा बढ़ा। मैनेजमेंट की कोशिशों के बिना JLR का नेट कर्ज फाइनेंशियल ईयर 2023 में सालाना आधार पर 20 करोड़ पाउंड घट गया और अब कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में इसे 100 करोड़ पाउंड घटाने का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि JLR ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 5% के मार्जिन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसके आधे से भी कम हासिल हो पाया और इसने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कोई भी लक्ष्य तय नहीं किया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और मांग में सुस्ती के चलते मैनेजमेंट का अनुमान है कि इस 6 माही इसकी मांग कमजोर रह सकती है और हर महीने ऑर्डर में 5000 की कटौती हो सकती है। भारतीय कारोबार की बात करें तो इसे फ्री कैश फ्लो बनाए रखना कठिन लग रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी कमर्शियल गाड़ियों के सेगमेंट में हिस्सेदारी कम हुई है, पैसेंजर गाड़ियों की भी मांग सुस्त हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ऐसे में ब्रोकरेज ने इसकी रिड्यूस रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 457 रुपए फिक्स किया है, जो BSE पर आज के बंद भाव 521.05 रुपए से 12% डाउनसाइड है। रिलैक्सो फुटवेयर बढ़ती महंगाई के चलते दिग्गज फुटवेयर कंपनी रिलैक्सो का मार्केट शेयर अप्रैल से दिसंबर 2022 में कम हुआ था। हालांकि अगली तिमाही में इसने वापसी की। कीमतों में 15 से 20% की गिरावट की स्ट्रैटेजी काम कर गई और मार्च तिमाही में इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 9.6% बढ़ गया। मार्च तिमाही में इसका वॉल्यूम 23.8% बढ़ गया, लेकिन नेट रियलाइजेशन ग्रोथ 11.5% फिसल गया। इन सब वजहों से ब्रोकरेज ने इसे 725 रुपए के टारगेट प्राइस पर सेल रेटिंग दी है, जो आज BSE पर बंद भाव 879 रुपए से करीब 18% डाउनसाइड है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। क्या आप टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको निवेश करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि अगर आपने इन शेयरों से बाहरी रिटर्न या मुनाफा बनाने की उम्मीद की है तो आपकी यह उम्मीद जो है वह पूरे होने नहीं जा रही है। आपको इन कंपनियों के शेयरों से शानदार रिटर्न के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा।
यह जो समय है यह कुछ सालों में भी हो सकता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल 2 साल में जिन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने खुद को शेयर बाजार में लिस्ट कराया था, उनके शेयरों का जो हाल है उसको देखकर यह संकेत मिलता है। और अभी हाल में अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैरन कैपिटल ने जिस तरह से अपनी बुक्स में स्विगी की वैल्यूएशन को 34% घटा दिया है, उससे यह जाहिर होता है कि आने वाले दिन यानी कि कुछ साल जो है वह टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों के लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाले हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी बैरन कैपिटल ने अपनी बुक्स में स्विगी में किए गए निवेश की वैल्यू जो है वह 34% यानी कि 34% घटा दी है। इसका मतलब है कि उसने जिस पैसे पे, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी में निवेश किया था, उसके मुकाबले वह इस कंपनी की आज की वैल्यू 34% कम देख रही है। चूंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, खासकर अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का रिसर्च बहुत स्ट्रांग होता है, उनके पास ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं जिससे यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में किसी सेक्टर या किसी कंपनी के शेयरों या कंपनी के कारोबार का प्रदर्शन कैसा रहेगा। इसलिए बैरन कैपिटल का जो यह कदम है यह ध्यान देने योग्य है। खासकर इस पर उन निवेशकों को गौर करने की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों को में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर पिछले साल 2 साल में काफ़ी गिरने के बाद अब सही लेवल पे फेयर वैल्यू पर आ गए हैं। तो ये रिपोर्ट कई तरह से हमें यह इशारा करती है कि आने वाले जो दिन है वो टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर हम पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार में लिस्ट हुई टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों के हाल को देखें तो भी उससे इस तरह के संकेत मिलता है। स्विगी की कॉम्पिटिटर कंपनी जोमेटो लिस्ट हुई थी करीब 2 साल पहले। यह कंपनी जुलाई 2021 में एनएसई और बीएसई में लिस्ट हुई थी। लिस्ट होने के बाद इस कंपनी की स्थिति ठीक नहीं रही है। इस कंपनी ने अपने आईपीओ में शेयरों का जो प्राइस बैंड है वह 72 से 76 रुपये रखा था। और इस कंपनी के शेयर जो है वो 23 जुलाई को लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग बहुत अच्छी रही थी। कंपनी के शेयर 66% प्रीमियम के साथ 125 रुपये पर लिस्ट हुए थे। निवेशकों ने खूब खुशियां बनाई थी। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में पैसे लगाए थे उन्हें काफी मुनाफा हुआ था। तो जो निवेशक लिस्टिंग गेन्स का फायदा उठाने के लिए लिस्टिंग के बाद या कुछ महीनों बाद इस शेयर को बेच दिए थे उन्हें तो बहुत फायदा हुआ। लेकिन जिन निवेशकों ने इस शेयर के अच्छे लंबी अवधि में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की थी वो आज पछता रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस कंपनी का शेयर जो है वो 18 नवंबर 2021 को 154 रुपये 70 पैसे के हाई लेवल पर पहुंचा था। उसके बाद से इस कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली है और अभी जो इस शेयर की कीमत है वह 63 रुपये 65 पैसे पे आ गई है, जो करीब लिस्टिंग प्राइस से करीब 10 रुपये कम है। तो यह इस बात का संकेत है कि जो कंपनी 2 साल पहले लिस्ट हुई थी वह आज भी अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रही है। और ये तो रहा शेयर बाजार का हालचाल। लेकिन प्राइवेट मार्केट में यानी कि जो कंपनियां लिस्ट नहीं है उनके वैल्यूएशन और उनके शेयर की खरीद फरोख्त जो है वो प्राइवेट मार्केट में चलती है। और प्राइवेट मार्केट की जो संकेत मिल रहा है उससे यह लगता है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों यानी न्यू एज कंपनियों की जो स्थिति है, जो सेहत है, जो उनका कारोबार है, परफॉर्मेंस है,
वह अभी उस तरह से नहीं चल रहा है जिसकी उम्मीद जो है कि निवेशकों ने आज से 2 साल 4 साल पहले लगाई थी। तो इसलिए अगर आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में निवेश करने जा रहे हैं या आने वाले अगर किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने का आपने प्लान बनाया है, तो आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हम इससे पहले नाइका और इस तरह की और कुछ कंपनियों का हादसे देख चुके हैं और हमने देखा है कि पेटीएम को लेकर जो उम्मीदें थी निवेशकों की पूरी नहीं हुई। तो इसलिए यह जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से पहले आपको उनके वैल्यूएशन का सही अंदाजा लगा लेना चाहिए। उनके प्रदर्शन के बारे में आपको किसी तरह की ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो व्यवहारिक नहीं हो। तो यह थी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों को लेकर हमारी आज की बातचीत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।